हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एसी। इस सीरीज का ये सेकंड वीडियो लेक्चर होने वाला है। सो ऑलरेडी हमने पहले वीडियो के थ्रू हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप आप उस चीज को पढ़ चुके होंगे एंड ऑल्सो मेक श्योर कि जो अनसॉल्व क्वेश्चन मैं देता हूं उसको जरूर लगाएं। तो टॉपिक पे वापस आते हैं, डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज के अकॉर्डिंग 6th क्वेश्चन। यहां आपसे बोला हुआ है कि एक डिवाइस एक्स उसको आपने कनेक्ट कर दिया है एसी सोर्स के साथ। जाहिर सी बात है जो भी वोल्टेज है उसकी वैल्यू एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में यहां पे दे रखी है आपसे। जो वेरिएशन है वोल्टेज का, करंट का और पावर का पूरे कंप्लीट साइकिल में एक फिगर के थ्रू आपको यहां पे समझा रखा है। अब आप इस फिगर के अंदर ध्यान से नोटिस कीजिए और बताइए कि कौन सा कर्व पावर कंजप्शन को समझा रहा है यहां पे फुल साइकिल के अंदर। यानी कि दो कर्व है ए और बी, इनमें से आपको किस कर्व से पावर कंजप्शन का आइडिया लगता है? तो वेल इसका आंसर है कर्व ए। क्यों कर्व ए? बिकॉज कर्व ए जो है यहां पे आपको पावर की वैल्यू मैक्सिमम दिखेगी। देख रहे हो यहां पे ये पीक पॉइंट दिख रहा है और यहां पे पावर की वैल्यू कम है। तो अगर मैं बात करूं डिटेल आंसर का तो पावर फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो डबल हो जाता है करंट या वोल्टेज फ्रीक्वेंसी के केस में। तो यहां पे देखो ये एक्स एक्सिस पे हमने बनाया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और यहां पे हम बना रहे हैं पावर। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके कंपैरिजन में अगर आप यहां पे कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है ये डबल हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ए है ये हमें ये रिप्रेजेंट करके दे रहा है कि ये ग्राफ पावर को शो कर रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां से बोला हुआ है कि डिवाइस एक्स को आप आइडेंटिफाई करो। यानी कि जो भी डिवाइस हमने अपने एसी सर्किट के अंदर लगाया है, कनेक्ट किया है, इस एक्स डिवाइस की बात कर रहे हैं वो डिवाइस क्या होने वाला है, ठीक है। तो आंसर है कि ये डिवाइस आपका कैपेसिटर होने वाला है, राइट। अब कैसे कैपेसिटर होगा हमें कैसे पता? तो इस ग्राफ की मदद से हम ये सारी चीजें समझेंगे। इस ग्राफ में आप अगर नोट करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा कि जो ये ए और बी दोनों वेव्स वैरी कर रहे हैं। ए वैरी कर रहा है पाई बाई 2 पे, यहां पे देखो यहां पे है पाई, अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट मी शो यू, यस यहां पे है पाई और यहां पे है पाई बाई 2, ठीक है। तो ए जो है ना ये वैरी कर रहा है पाई बाई 2 पे। तो जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में वो है पाई बाई 2 का। अच्छा, अब अगर पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है तो आपका जो डिवाइस है या तो इंडक्टर हो सकता है या फिर कैपेसिटर हो सकता है। तो फिर हम इतने श्योर होके कैसे कह रहे हैं कि वो कैपेसिटर ही होगा? क्योंकि एवरेज वैल्यू जो यहां पे निकल के आती है पावर की वो है 0 और कैपेसिटर के केस में एवरेज वैल्यू क्या निकल के आती है? 0 निकल के आती है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां आपसे बोला हुआ है कि एक लैंप है जिसको आपने कनेक्ट किया सीरीज के अंदर एक कैपेसिटर के साथ। उसके बाद आपको प्रिडिक्ट करना है कि आप क्या ऑब्जर्वेशन देखोगे जब आप उसको डीसी या फिर एसी कनेक्शन सप्लाई करोगे। साथ में आपसे कहा हुआ है कि हर एक केस में आपने करना यह है कि जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को कम कर दिया। तो दोनों ही केस में, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो, आपको जो ऑब्जर्वेशन समझ आती है वो बता दीजिए। तो देखो, जब कभी भी आप किसी भी सोर्स को डीसी के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, खासकर उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर आपके पास एक कैपेसिटर भी हो, तो जो कैपेसिटर है ना वो चार्ज स्टोर करना शुरू कर देता है। यानी कि एक तरीके से कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाता है और चार्ज होने के बाद कोई भी करंट जो है उस सर्किट के अंदर फ्लो नहीं करेगा। तो फिर आपका लैंप भी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि जब तक चार्ज करेगा तब तक ही आपका लैंप ग्लो करेगा। अब मान लीजिए कि आपने सर्किट के अंदर करंट को फ्लो कराना बंद कर दिया तो फिर आपका जो लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। ऐसा कब होगा? जब आपने डीसी सर्किट के साथ कनेक्ट किया है। देयर विल बी नो चार्ज इवन इफ सी इज रिड्यूस। अगर आप सी को रिड्यूस कर देते हो तब भी उसमें कोई चार्ज रहेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसी सोर्स के साथ अगर आप कनेक्ट करते हो, मतलब अपने उस पूरे सर्किट को एसी के साथ कनेक्ट करते हो, तो जो कैपेसिटर है वो ऑफर करता है उसको कैपेसिटिक रिएक्टेंस। ये बात मैंने आपको सबसे पहले बता रखी है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो कैपेसिटर के द्वारा ऑफर किया जाएगा उस पूरे सर्किट के अंदर। अब जो करंट है ना वो फ्लो कर रहा है सर्किट में, इस चीज को ध्यान दे। तो कॉन्सिक्वेंटली होगा क्या कि लैंप जो है वो चमक जाएगा, शाइन कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, राइट। और रिड्यूस करोगे अगर आप सी की वैल्यू, ठीक है, तो उसके बाद इंक्रीज कर जाएगा वहां पे रिएक्टेंस और जो लैंप है वो अगेन जो है वो थोड़ा कम लेकिन शाइन फिर भी करेगा, लेस ब्राइटली लेकिन फिर भी शाइन करेगा। तो इस पूरे कॉम्प्लिसिटी को ना मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जो डीसी सर्किट है हमारा, ठीक है, यानी कि डीसी कनेक्शन जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपने पूरे सर्किट के अंदर, उस वक्त होता यह है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 0 डीसी के केस में। ये बात ध्यान दे। तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 है, क्योंकि डीसी के केस में कुछ वेरिएशन तो होता नहीं है, एक ही पाथ में फ्लो कर रहा होता है, तो फ्रीक्वेंसी 0 होगा। तो फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका फॉर्मूला आप यहां पे ध्यान से देखो, जिसमें ये एफ दिख रहा है आपको, ये फ्रीक्वेंसी 0 है, तो ओवरऑल रिएक्टेंस की वैल्यू भी 0 निकल के आएगी। अब अगर यह रिएक्टेंस की वैल्यू 0 या फिर इनफाइनाइट कह लो, तो इस तरीके से होगा क्या कि करंट ही फ्लो नहीं करेगा। मान लो कि मैं बोल रहा हूं एक तार है उसमें कोई रिएक्टेंस ही नहीं है, तो इसका सेंस क्या बनता है? क्योंकि करंट ही नहीं है उसमें, ठीक है, तो कोई करंट ही उसमें एक तरीके से फ्लो नहीं कर रहा। अब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ग्लो नहीं होगा। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट
होता है एसी के अंदर? एसी के अंदर होता क्या है, फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू होती है, ठीक है, उसके कारण रिएक्टेंस डेवलप होता है, और फिर रिएक्टेंस है तो मान के चलेंगे उस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है जो कि हमारे बल्ब को ग्लो करा देगा। तो आपको ये लॉजिकल रीजन यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां से बोला गया है कि शो दैट करंट लीड्स द वोल्टेज इन फेज बाय पाई बाय 2। ओके, जो करंट है ना वोल्टेज के साथ, अगर मान लो कि एक सर्किट के अंदर करंट आप फ्लो करा रहे हो, वोल्टेज के साथ अगर कंपेयर कर रहे हो तो फेज के बेस में उसका कंपैरिजन निकल के आता है पाई बाय 2। यही चीज आपको शो करना है, यानी वोल्टेज और करंट का जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाय 2 होगा। ये चीज शो करना है एसी सर्किट के अंदर। और आपको एक बात और समझनी है कि उस सर्किट में आपने एक आइडल कैपेसिटर लगा रखा है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये बात आप सबको समझ आ गई होगी। और अगर आपको मैं बताऊं कैपेसिटेंस के केस में चार्ज का फॉर्मूला, तो वो निकल के आता है Q इज इक्वल टू C इंटू में V। अब आपको करना क्या है, Q इज इक्वल टू C इंटू V था, इस V को ना आपने इससे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो आप कैसे रिप्लेस करोगे, Q इज इक्वल टू, जो यहाँ पे C दिख रहा है आपको, जो ये C है ना ये अपनी जगह रहेगा, बट V की जगह आप लिखोगे V नॉट साइन ओमेगा टी। आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आपको करना ये है अगले स्टेप में कि देखो यहां तक तो आपको बात समझ आ गई है, ठीक है, लेकिन अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट का फॉर्मूला निकल के आता है I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब मैं इस चीज को ना, इस वाले वैल्यू को रिप्लेस करूंगा यहां पे, इस बिल्कुल छोटे से Q के पास रिप्लेस करूंगा, यानी कि जो मेरी वैल्यू बाद में दिखेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी। तो अब एक्सप्रेशन मेरा I वाला कैसा दिखेगा, I ऐसे चल रहा था dq डिवाइडेड बाई dt। अब इस q की जगह ना मैं इस पूरे वैल्यू को, ये दिख रहा है ना आपको, ये जो मैंने निकाला है, इस पूरे को मैं रिप्लेस करने वाला हूं। तो जब मैं इस पूरे को यहां पे रिप्लेस कर दूंगा, इस q के पास रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी c v नोट cos ओमेगा टी, राइट। उसके बाद हम जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो जब आप इस एक्सप्रेशन को बाद में डिफरेंशिएट कर लोगे तो सोचो यहाँ पे था क्या, डेल्टा क्यू, नीचे था डेल्टा टी, ठीक है। अब क्यू की जगह तो आ गया सी वी नोट साइन ओमेगा टी। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ से सी वी नोट तो अपनी जगह कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो कांस्टेंट रह गया। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करने के बाद ये क्या निकल के आएगा, जाहिर सी बात है ये निकल के आएगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे आ गया आपका कॉस ओमेगा टी, और इसका ओमेगा जो है ये बाहर निकल के आ गया, तो यहाँ पे आपको आगे ओमेगा दिख रहा होगा, ये वो चीज है, राइट। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो फेज में, तो वापस कॉस को आप फेज डिफरेंस में चेंज कर लो, यानी कि पाई बाय 2 के साथ इसको आपने रिप्लेस किया, तो ये कॉस और साइन का रिलेशन आपको समझ आ ही गया होगा किस तरीके से फेज यहाँ पे रिप्लेस किया है। यानी कि जो करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस है वो है पाई बाय 2 का। तो इस तरीके से आपको पहले पोटेंशियल के एक्सप्रेशन से करंट में रिप्लेसमेंट डालनी है और उसके बाद डिफरेंशिएट करके फेज निकालना था। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था, सीबीएसई मार्किंग स्कीम 2014 का क्वेश्चन था। आज के आखिरी सवाल को डिस्कस करते हैं, जहां पे बोला गया है कि एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसकी वैल्यू एक्सप्रेशन के तौर पे दे रखी है, वैसे तो 140 साइन 314 टी ये दे रखा आपको एक्सप्रेशन के तौर पे, जिसको आपने कनेक्ट किया प्योर रेजिस्टर के साथ जिसकी वैल्यू है 50 ओम। तो आपसे पूछा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी बताओ, जिस भी सोर्स से आपने इसको कनेक्ट किया ना उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी बताओ। जाहिर सी बात है एसी है हमारे पास, एसी सोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा। यहां से एफ की वैल्यू बतानी है, देखो ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 314। ये एक्सप्रेशन में आपको पता होगा कि ये ओमेगा रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे 314 डाल लो। उसके बाद यहाँ से 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, ऑलमोस्ट ये 7 के आसपास आ जाएगा, 7 तो नहीं लगभग 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा। उसको डिवाइड करोगे तो फ्रीक्वेंसी 50 निकल के आएगी। सवाल के दूसरे हिस्से में बोला हुआ है कि आरएमएस करंट बताना है जो रजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो आई आरएमएस की वैल्यू होती है वी आरएमएस डिवाइडेड बाय कैपिटल आर विच इज योर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, वी आरएमएस को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी नॉट डिवाइडेड बाय √2। ये एक्सप्रेशन डेरिवेशन जो समझना है समझ लो, उसके थ्रू ये आता है। अब इस वी आरएमएस में ना इस पूरे को उठा के पुट कर देना है, राइट। अब जब यहाँ पे डाल दोगे तो ऊपर तो आ जाएगा वी नोट डिवाइडेड बाय 2 और नीचे आर रहेगा ना, तो ये आर भी चला जाएगा। होगा क्या कि यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम अपने वैल्यूज की बात करें तो जो वैल्यूज है हमारे पास वी नोट के केस में 140 है, तो यहाँ पे 140 डाल दिया, राइट। उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें वो है 50 डाल दिया, और ये √2 भी तो आ गया, तो यहाँ पे √2 भी हम पुट कर देंगे। सब कुछ सॉल्व करोगे आंसर निकल के आएगा 2 एम्पियर। तो इतना ही करंट जो है ये आरएमएस करंट हमारे इस सर्किट के अंदर होगा। ये 2012 मार्किंग स्कीम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो बढ़ते हैं आज के आपके सॉल्विंग क्वेश्चंस के लिए, जो क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करके लाना है। तो स्क्रीन पे दिए गए क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए और इसे सॉल्व करके आपको कॉमेंट बॉक्स में आंसर करना है। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।